ओके, अब अपन देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज, और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या पावर्स देता है कोई भी गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, किस तरह से ये पावर्स डिवाइड होते हैं सेंट्रल और स्टेट के अंदर, और किस तरह से ये पावर्स को यूज करके सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम मदर ऑफ लॉज कहते हैं, मदर ऑफ ऑल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर के बिना, कॉन्स्टिट्यूशन के पावर के बिना कोई सरकार, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, कोई भी लॉ नहीं बना सकती। तो जब जीएसटी बनाना था, एंड जीएसटी इज अ न्यू काइंड ऑफ लॉ, तो उसके लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत पड़ी। तो वो अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर्स दिए गए टू इम्पोज जीएसटी, और वो होने के बाद फिर ये लॉज बने, आईजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट एंड दी सीजीएसटी एक्ट। तो चलो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। सबसे पहले आर्टिकल 246 दिया है। क्या कहता है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। Notwithstanding anything contained in clause 2, the parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated, yani given in list 1 of the 7th schedule, which is also known as union list. कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ये आर्टिकल्स होते हैं, जैसे लॉज में सेक्शंस होते हैं ना, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स कहते हैं उसको, सेक्शंस आर कॉल्ड एज आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 246 है जो कह रहा है कि पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉज विच विथ रिस्पेक्ट टू मैटर्स विच आर एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स के बाद शेड्यूल्स है, उसमें शेड्यूल 7 बड़े काम का है जो अपन अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद। और उस शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट। तो उसमें लिस्ट 1 जो है उसमें यूनियन गवर्नमेंट के पावर्स दिए हैं। तो यहां पे लिखा है कि वो जो लिस्ट 1 है उसके जो भी पावर्स है वो कौन एक्सरसाइज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर। ठीक है, सिंपल। तो इसीलिए इसको यूनियन लिस्ट कहते हैं। लिस्ट 1 को क्या बोलते हैं अपन? यूनियन लिस्ट। सेकेंड है पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 1 द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, सब्जेक्ट टू क्लॉज 1 का कोई मतलब नहीं है। ऑल्सो हैव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 3 इन द 7th शेड्यूल। तो जो तीसरा लिस्ट है, 3 लिस्ट है उसमें, लिस्ट 1 एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट। लिस्ट 2 जो है वो यहां तीसरे नंबर पे दिया है या आगे आएगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर्स है। लिस्ट 2 में स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं। और लिस्ट 3 जो है, थर्ड लिस्ट, उसमें सेंट्रल एंड स्टेट दोनों भी लॉज बना सकते हैं, इसलिए उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। देखो, पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बोथ कैन मेक लॉज, इसलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि दोनों को साइमल्टेनियस पावर्स। कौन से वाले? लिस्ट 3 वाले मैटर्स। फिर थर्ड क्लॉज में कहता है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन अ स्टेट, notwithstanding that such matter is a matter enumerated in state list। तो जो मैटर स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट यानी कि लिस्ट नंबर 2, लिस्ट 2 इज कॉल्ड स्टेट लिस्ट, उसमें पावर्स है। लेकिन ऐसे भी पार्ट ऑफ इंडिया है जहां स्टेट नहीं है, उसको अपन कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। जहां स्टेट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज।
इसीलिए यूटीजीएसटी लॉ किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। तो मैंने कहा था ना लास्ट लेक्चर्स में कि यूटीजीएसटी लॉ पार्लियामेंट ने क्यों बनाया है? क्योंकि वहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। तो हालांकि पावर तो स्टेट का है, स्टेट एसजीएसटी बनाने का पावर जो है, एसजीएसटी बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। लेकिन तो ये लिस्ट 2 में आता है, लिस्ट 2 के अंदर ये पावर है। मगर यूनियन टेरिटरीज में स्टेट लेजिस्लेचर ही नहीं होता ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर ही नहीं है तो फिर उसके लिए कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट को बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन यूटीजीएसटी जो है वो पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट मेक्स द यूटीजीएसटी एक्ट। इट इज गिवन इन लिस्ट 2 ओनली, लिस्ट 2 के अंदर ही है। लेकिन क्योंकि वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेचर चाहिए ना, अब वो लेजिस्लेचर ही नहीं है तो फिर बनाएगा कौन? तो पार्लियामेंट को पावर दिया है, वो यहां दिया है क्लॉज 3 के अंदर। ठीक है, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन अ स्टेट, जो स्टेट में नहीं है, notwithstanding that such matter is enumerated in list 3, state list, list 2, the state list। आया समझ में? तो इससे क्या समझ में आया अपने को कि लिस्ट 1 के जो पावर्स है वो एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास है, लिस्ट 3 के जो पावर्स है थर्ड लिस्ट वो दोनों के पास है। लेकिन सब्जेक्ट टू 1 इसलिए बोला है कि अगर लिस्ट 3 में कोई पॉइंट दिया है और अगर वो लिस्ट 1 में भी दिया है तो फिर वो पार्लियामेंट के पास रहेगा, फिर स्टेट के आउट। 3 में भी है और गलती से 1 में भी है, ऐसा कभी कभी होता है, कोई पावर 1 में भी और 3 में भी है, तो फिर वो पावर एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास रहेगा। और अगर लिस्ट 3 में है लेकिन 1 में नहीं है तो दोनों के पास रहेगा, पार्लियामेंट स्टेट दोनों के पास है। और लिस्ट 2 के जो पावर्स है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट्स के पास है। लेकिन उसमें भी अगर कोई ऐसी जगह जहां स्टेट नहीं है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज जो स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आते हैं, तो वहां वो पावर पार्लियामेंट के पास रहेगा। यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए स्टेट लॉज कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगा। आया समझ में? वेरी गुड। फिर आर्टिकल 254 है, क्या कहता है? इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स। अगर इसमें इनकंसिस्टेंसी आ गई, कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए तो क्या होगा? लेट्स सी। तो उसमें लिखा है कि इफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इज रिपग्नेंट, रिपग्नेंट यानी कॉन्ट्राडिक्टरी। यहां पे वैसे तो उसके लिटरल मीनिंग तो बहुत सारे हैं, यहां पे उसका मतलब है कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी to any provision of law made by parliament। पार्लियामेंट और स्टेट में डिफरेंस आ गया कोई लॉ को लेकर के। विच पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू एनैक्ट, यानी वो लॉ जो पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट, ठीक है, और टू एनी प्रोविजन ऑफ एन एग्जिस्टिंग लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कोई एग्जिस्टिंग लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉ यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले से अगर कोई लॉ प्रिवेलिंग है, यानी कि अंग्रेजों के जमाने का कोई लॉ जो उसी मैटर से रिलेटेड है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। कॉन्करेंट यानी जहां दोनों को पावर होते हैं, स्टेट एंड पार्लियामेंट, है ना। देन सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 2, यानी क्लॉज 2 जो नीचे देखेंगे, द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट वेदर पास्ड बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, चाहे वो पहले बनाया हो चाहे बाद में बनाया हो, स्टेट लॉ के बनने के पहले या बाद में हो, और एज द केस में भी द एग्जिस्टिंग लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ जो पहले बना हुआ है, शैल प्रिवेल and the law made by legislature of state shall to the extent of repugnancy and to the extent of contradiction be void। यानी इतना बोलने की मतलब यह है कि लॉ ऑफ पार्लियामेंट और द एग्जिस्टिंग लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ यानी अंग्रेज के जमाने का जो बना हुआ है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले अगर कोई लॉ बन चुका है, सो दैट विल ओवरराइड, इसको ओवरराइडिंग इफेक्ट कहते हैं, इट विल ओवरराइड द स्टेट लॉ। चाहे पार्लियामेंट का लॉ पहले बना हो या बाद में बना हो, उससे मतलब नहीं है,
पार्लियामेंट लॉ विल ऑलवेज ओवरराइड द स्टेट लॉ। कहने का मतलब देखो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट का अगर मैटर है तो किस पार्लियामेंट ने 1980 में एक लॉ बनाया और स्टेट ने 1990 में एक लॉ बनाया, बाद में बनाया। नॉर्मल रूल ऐसा होता है, देखो जब भी कोई कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं ना, नॉर्मल रूल ये है कि लेटर प्रिवेल्स, जो बाद में बना है वो प्रिवेल करता है। ये नॉर्मल एक रूल है। मैंने आपको कहा कल छुट्टी है, फिर थोड़ी देर के बाद कहा कि नहीं नहीं कल क्लास है। मैंने दोनों बात कही, छुट्टी भी है पहले कहा, फिर बाद में मैंने कहा क्लास भी है। तो इसका मतलब क्या है, क्लास है। जो मैंने लेटर बोला वो पहले वाले को ओवरराइड कर देता ना, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। कॉमन लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन रूल्स ये कहते हैं कि जो लेटर है वो पहले वाले को ओवरराइड करता है, ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यहां क्या बोला है कि पार्लियामेंट ने जो कहा वो प्रिवेल करेगा, चाहे पार्लियामेंट ने स्टेट के पहले लॉ बनाया हो या बाद में बनाया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट ने जो लिखा है वो फॉलो करना है, स्टेट वाला वॉइड होगा। ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ये पहला पॉइंट समझ में आया, वेरी गुड। फिर दूसरे पॉइंट को देखो, where a law made by legislature of state with respect to one of the matters enumerated in concurrent list contains any provision repugnant यानी वही contradictory to the provisions of an earlier law made by parliament or an existing law with respect to that matter। earlier law के बारे में बोला है, यानी पुराना लॉ पार्लियामेंट का है या एग्जिस्टिंग लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले के लॉ बने हुए हैं, और स्टेट का लॉ बाद में बना, और स्टेट का लॉ कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है पार्लियामेंट के लॉ से या एग्जिस्टिंग लॉ से। कौन से मैटर्स के लिए, कॉन्करेंट मैटर्स जो है उसके लिए। देन द लॉ सो मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ सच स्टेट शैल, इफ इट हैज बीन रिजर्व्ड, अब ये वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है, रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट and has received his assent, prevails in that state। अब ये डिफरेंस हो गया 1 और 2 में। 2 में क्या बोला है कि अगर ये मैटर है जो स्टेट ने बाद में बनाया, पार्लियामेंट ने पहले बनाया हुआ है, स्टेट ने बाद में बनाया, कौन से मैटर्स से रिलेटेड, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट जो है दोनों को पावर्स होते हैं, पार्लियामेंट को भी स्टेट को भी, ठीक। कॉन्करेंट लिस्ट इन दोनों के पावर्स है। तो पार्लियामेंट ने 1990 में एक लॉ बनाया है, स्टेट ने 1998 में बनाया है, बाद में बनाया स्टेट ने, और उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, उनको मालूम है कि कॉन्ट्रडिक्शन है। लॉ बनाते हुए समझ में आ जाता है ना कि भाई कॉन्ट्रडिक्शन है, तो स्टेट को मालूम है कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उन्होंने वहां लिखा लॉ बनाते वक्त रिजर्वेशन डाला कि वी विल अप्लाई दिस इफ इट गेट्स द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर हाँ बोल दे तो हम इसको अप्लाई करेंगे, हमारे लॉ को अलग से हमारे स्टेट में अप्लीकेबल रखो। देखो हर इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे कल्चरल डिफरेंसेस है, रहने खाने पीने हर चीज़ के, रिलीजियस एंड ऑल अदर डिफरेंसेस है, तो कोई ना कोई मैटर में ट्रेडिशन कल्चर को देखते हुए डिफरेंसेस तो डालने पड़ेंगे, है ना। बिजनेस एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो इसलिए साउथ के कोई स्टेट ने, चेन्नई वाले स्टेट ने कहा तमिलनाडु ने कि हमारे लॉ में हम थोड़ा डिफरेंस रखेंगे कॉन्करेंट मैटर्स को लेके, क्योंकि हमको पावर है, पार्लियामेंट को भी पावर है, हमको भी है, हम डिफरेंट रखना चाहते हैं, रखो। लेकिन वहां जब लॉ बनेगा तो खास उसमें मेंशन होगा कि दिस क्लॉज विच इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट लॉ शैल अप्लाई इफ प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट। हम प्रेसिडेंट से पूछना चाहते हैं, अगर वो अलाउ करे तो हम हमारा अलग रखना चाहेंगे। फिर मैटर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, अगर प्रेसिडेंट असेंट दे दे तो फिर तमिलनाडु में जो उन्होंने लॉ बनाया जो थोड़ा अलग है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, वो उनके स्टेट में एप्लीकेबल रह सकता है। ऐसा सिंपल है। लेकिन फिर उसमें प्रोविजो लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल प्रिवेंट। अब पार्लियामेंट जागेगा और बोलेंगे साला तमिलनाडु ऐसा कर रहा है, हमने जो बोला 1990 में ये लोग उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं 1998 में, दूसरा खुद तो भी बना के रखे। तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा क्या कि पार्लियामेंट अब चेंज नहीं कर सकता या कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता कभी भी? क्या इसका मतलब ये हो गया कि पार्लियामेंट के हैंड्स टाइड हो गए? नहीं। तो प्रोविजो में क्या लिखा है देखो, प्रोवाइडेड दैट
नथिंग इन दिस क्लॉज शैल प्रिवेंट, यानी पार्लियामेंट इज नॉट स्टॉप, नॉट प्रिवेंटेड, shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter, including a law adding to, amending, varying, or repealing the law so made by the legislature of the state. यानी पार्लियामेंट को फिर भी अपर हैंड ही रहेगा। तो ऊपर बोला कि स्टेट अपना अलग से बना सकता है, बनाओ बनाओ, वो छोटा भाई, स्टेट छोटा भाई, लेकिन बड़े भाई पार्लियामेंट को तो राइट है ही। तो यहां लिखा है पार्लियामेंट कैन लेटर ऑन चेंज द लॉ विच इज मेड बाय द स्टेट इवन दो द प्रेसिडेंट हैज गिवन द असेंट, स्टिल बड़े भाई को लगता है आगे चल के पार्लियामेंट को कि नहीं नहीं नहीं, ये जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है वो सही नहीं है, उसको अमेंड करना है, उसको चेंज करना है, उसको कैंसल आउट करना है, रिपील कर देना, रिपील यानी कैंसल, खत्म, खारिज, तो पार्लियामेंट कर सकता है, उसको पावर है। तो पार्लियामेंट हमेशा बड़ा भाई है और स्टेट लेजिस्लेचर्स हमेशा छोटे भाई। तो पार्लियामेंट बाद में उसमें ऐड भी कर सकता है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स डाल सकता है, अमेंड कर सकता है, वेरी कर सकता है, या इवन रिपील, रिपील यानी खत्म कर देना द लॉ विच वॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। भारी काम है। तो ये तो पुराने हैं दोनों सेक्शन जो अपन ने देखे। वही सेक्शन मैंने बोल दिया आर्टिकल्स। अब देखो आर्टिकल 246A ये नया आया स्पेशली फॉर जीएसटी। तो इसमें अमेंडमेंट हुआ, जैसे मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट एक्ट है 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। अब आप कहोगे सर 101 यानी क्या मतलब है इसका? जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है ओरिजिनली वहां से अमेंडमेंट्स आते रहते ना, कभी आया होगा, फिर उसके बाद आया होगा, उसके बाद, तो ऐसे मिला के आज तक कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं? 101। This is the 101st Amendment Act of the Constitution. ओके तो चलो देखते हैं क्या अमेंडमेंट्स किए उन्होंने। तो स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये ऐड हुआ, आर्टिकल 246 ए एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलता है? Notwithstanding anything contained in Article 246 and 254, यानी this will override 246 and 254. Parliament and subject to clause 2 the state legislature, Parliament and the state legislature have power to make laws with respect to goods and service tax imposed by the union or by such state. क्योंकि इसमें दोनों को पावर है ना, कॉन्करेंट है, जीएसटी इज अ कॉन्करेंट, तो दोनों को पावर रहेगा, सेंट्रल को भी स्टेट को भी, पार्लियामेंट को भी स्टेट को भी। Then Parliament has exclusive power to make laws with respect to goods and service tax where the supply or service or both, supply of goods or service or both takes place in the course of interstate trade or commerce. ये मैंने आपको समझाया लास्ट लेक्चर्स में। इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स यहाँ पे आ जाता है, यहाँ सप्लाई शुरू होता है एक स्टेट से और खत्म होता है दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो फिर उसको एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास दिया है, विच इज IGST। इसके लिए बनता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। और ये जो है ऊपर में, तो ये कहां लगेगा फिर? ये सेम स्टेट में लगेगा। दिस विल बी फॉर इंट्रास्टेट। पॉइंट नंबर 1 कहां पे अप्लाई होगा? इंट्रास्टेट। अच्छा इसको मैं नीचे कर देता हूं, ये जो 2 है ये IGST है, इंटरस्टेट में IGST लगेगा, और ये जो 1 है दिस इज फॉर इंट्रास्टेट सेल, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। इसके लिए लगेगा, सेंट्रल लगाएगा, पार्लियामेंट लगाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और स्टेट लगाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा UT यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स और सर्विस टैक्स। गॉट इट? लेकिन UT GST लॉ कौन बनाएगा? वो पार्लियामेंट बनाएगा, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है तो वहां पार्लियामेंट ही बनाएगा। तो CGST एक्ट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट।
SGST एक्ट कौन बनाएगा? स्टेट। UTGST एक्ट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, क्योंकि वहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। और IGST एक्ट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। देन एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिफर टू अंडर clause 5 of article 279A take effect from the date recommended by the goods and service tax council। तो ये अभी अपन देखेंगे 279A नीचे आएगा, उसमें दिया है कि टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। ये लॉ जो बनेंगे कब से इफेक्ट में आएंगे? जब से GST काउंसिल उसको लाएगा। वो तो ठीक है। देन आर्टिकल 269A देखते हैं, इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी वही इंसर्ट हुआ 101st अमेंडमेंट एक्ट with effect from 16th of September 2016। Goods and service tax on supplies in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। And such tax, तो ये कौन सा? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। इंटरस्टेट पे क्या लगेगा? IGST लगेगा। तो यहाँ क्या बोलता है, देखो कलेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी हमने क्या देखा? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर। तो IGST एक्ट बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो वो बनाएगा, बनाकर कलेक्ट करेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करेगा। मगर इसका पैसा जाएगा किसके जेब में? ये सवाल पैदा हुआ। विल द होल अमाउंट गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट किटी? नो, उसको वो लोग डिवाइड करेंगे। तो वो डिवीजन कैसे करेंगे वो यहां पे दिया है बेसिकली। लेट्स सी। And such tax shall be apportioned, अपोर्शन करेंगे, आपस में बांट लेंगे, between the union and the state in a manner as may be provided by parliament by law on the recommendations of the council। तो काउंसिल के रिकमेंडेशन पे ये लोग रेशियो जो है फॉर्मूला वो डिसाइड करेंगे। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू the territory of India shall be deemed to be the supply of goods or service or both in the course of interstate trade or commerce। import transaction जो है उसको interstate मानते हैं। import को deemed to be interstate बोला है, इसका मतलब कि import transaction पे भी क्या लगेगा? IGST। मान लो हम गुड्स इंपोर्ट करके लाए बॉम्बे में, कहाँ से लाए? न्यूयॉर्क से बॉम्बे गुड्स आए, तो उसको क्या लगाएंगे अपन? IGST, उसको इंपोर्ट मानेंगे। आई मीन से इंपोर्ट तो है ही, इंपोर्ट को क्या माना जाएगा? इंटरस्टेट, तो उस पर IGST लगेगा। देन अमाउंट अपोर्शन टू अ स्टेट अंडर क्लॉज 1 शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल टैक्स के लिए रहता है, जितने भी सेंट्रल टैक्सेस है वो उसमें जाते हैं। लेकिन जो अमाउंट आया गवर्नमेंट ने कलेक्ट तो किया, लेकिन जो अपोर्शन हो गया स्टेट को चले गया, तो जो अमाउंट स्टेट को चले गया वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा क्या? नहीं, वो स्टेट के फंड में जाएगा। सिंपल। अभी तीसरा जो पॉइंट है वो अभी आपके समझ में नहीं आएगा। ये अपन ITC में जब जाएंगे ना तब पता होगा मैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इधर से पैसा आता है, फिर कहाँ जाता है, वहां से कहाँ जाता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पेमेंट्स होते कुछ, तो वो अभी बिल्कुल आपके समझ में नहीं आएगा, उसका बेस रेडी नहीं है। जब बेस रेडी हो जाएगा समझेगा तो सेकेंड टाइम जब आप पढ़ोगे ITC चैप्टर के बाद जब पढ़ोगे तब ये पॉइंट समझ में आएंगे। पढ़ लेते हम यहाँ, समझ में नहीं आएगा। ओके। द अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स लेवीड अंडर क्लॉज 1 यानी बाय पार्लियामेंट हैज बीन यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स लेवीड बाय स्टेट अंडर 246A। सेंट्रल ने कलेक्ट किया है लेकिन वो स्टेट को दे दिया है। अभी देखो ओवरऑल तो मैं समझा सकता हूँ, सेंट्रल कलेक्ट करता है लेकिन स्टेट को दे देता है। सच अमाउंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। स्टेट को चले गया तो ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं आएगा। अब वो क्यों स्टेट को दिया जाता है ये बातें मैं आपको ITC में समझाऊंगा। यह लिख दो, रिफर ITC, चैप्टर ऑफ ITC, input tax credit। Similarly 4, where the amount collected as tax by the state under 246A has been used for payment of tax levied under clause 1। स्टेट कलेक्ट करता है लेकिन यूनियन को पे कर देता है।
देन सच अमाउंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, क्योंकि स्टेट ने कलेक्ट किया, यूनियन को दे दिया, तो फिर उसके फंड, उसके किटी में जाएगा क्या, उसके फंड में जाएगा क्या, स्टेट के नहीं। तो ये क्यों ऐसा होता है, सेंट्रल कलेक्ट करता है स्टेट को देता है, स्टेट कलेक्ट करता है सेंट्रल को देता है, ये अपन पढ़ेंगे आईटीसी के अंदर। ओके, वेरी गुड। Then Parliament may by law formulate the principles for determining the place of supply. Place of supply के लिए भी Parliament law बनाएगा. And when the supply of goods or service or both takes place in the course of interstate trade or commerce. Interstate क्या होता है? तो ये दोनों बनाए हैं. ये जो place of supply है और interstate, ये दोनों के लिए laws है. तो place of supply तो CGST Act के अंदर ही बताया है, और interstate क्या होता है ये IGST Act के अंदर बताया गया है कि what is interstate कॉमर्स। दोनों पढ़ेंगे अपन वक्त आने पर। फिर 279A आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है वो क्या रहेगा, वो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है जो ये पूरे जीएसटी को कंट्रोल करती है। तो ये काउंसिल कैसे बनेंगी, कौन उसमें लोग रहेंगे, वो भी लिखा है देखो। द प्रेसिडेंट शैल, प्रेसिडेंट यानी अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, within 60 days of the date of commencement of the Constitution 101st Amendment Act, by order constitute a council to be called as Goods and Service Tax Council, जो अभी बन चुका है, आप डेली सुनते रहते हैं, काउंसिल की मीटिंग है, काउंसिल की मीटिंग है, सुनते ना। अब ये काउंसिल में कौन लोग रहेंगे देखो। द काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, नेमली द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, चेयरपर्सन। अभी बीजेपी की सरकार है, अरुण जेटली इज दी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो चेयरपर्सन होंगे। कल चल के कौन सी सरकार आती है मालूम नहीं, या हो सकता है अरुण जेटली को हटा के किसी और को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए, तो फिर वो चेयरपर्सन रहेंगे। तो जो भी फिलहाल अभी के वक्त में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा वो चेयरपर्सन माना जाएगा। देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस विल बी मेंबर। अपने जो मिनिस्ट्री है ना, कैबिनेट जो बोलते हैं, तो उसमें एक यूनियन मिनिस्टर होता है और उसके नीचे में मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। तो वो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है वो मेंबर्स रहेंगे। देन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट विल बी आल्सो मेंबर्स। ये हर स्टेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो यहाँ मेंबर रहेगा। ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये स्टेट के मिनिस्टर्स नहीं है, ये पार्लियामेंट का ही एमपी है, लेकिन अपना जो कैबिनेट है यूनियन कैबिनेट, उसमें यूनियन मिनिस्टर भी होता है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होता है। तो वो दोनों इसमें है, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ही है, और ये तीसरा जो है वो स्टेट वाला है। तो वेस्ट बंगाल अपना मिनिस्टर भेजेगा, महाराष्ट्र अपना मिनिस्टर भेजेगा, एमपी अपना मिनिस्टर भेजेगा, और वो सब यहाँ जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स रहेंगे। Then members of the Goods and Services Council referred to under C of clause 2 shall as soon as may be choose one amongst themselves to be the vice chairman of the council for the such period as they may decide. यानी स्टेट वाले जो है, ये सी वाले स्टेट वाले, ये ऊपर के ए और बी तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले थे, वो चेयरमैन बन के बैठ गया अरुण जेटली। अब स्टेट वालों को वाइस चेयरमैनशिप का पोस्ट मिलेगा, ठीक है। वाइस चेयरमैन स्टेट वाले जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने आप में से किसी एक को अपॉइंट करेंगे। Then the Goods and Services Council shall make recommendations to the union and the states on, अब इनका काम क्या है देखो, रिकमेंडेशन देने का काम है यूनियन को भी और स्टेट्स को भी, on all these matters। तो एक एक करके देखते हैं। The taxes, cesses and surcharges levied by the union, the state and the local bodies which may be subsumed in the goods and service tax, कौन से को subsume करना, ये suggestion इन्होंने दिया। Then goods and service tax that may be subjected to or exempted from goods and service tax, कौन से goods कौन से service को exempt करना चाहिए, ये recommendation भी council देता है, जिसके basis पे फिर exemption बनाए गए, notification आया जो अपन पढ़ेंगे बाद में एक chapter में। एग्जेम्पशन किसको देना चाहिए। सी, मॉडल लॉ, मॉडल जीएसटी लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी,
अपोर्शनमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवीड ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, IGST का सेपरेशन कैसे हो, किस रेशियो में हो, एंड द प्रिंसिपल दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस को कैसे डिसाइड करें, इसके सबके मॉडल लॉज ये लोग बनाएंगे, प्रिंसिपल्स एडॉप्ट करेंगे. देन थ्रेशोल्ड लिमिट of turnover below which the goods and services may be exempted from goods and service tax. थ्रेशोल्ड लिमिट डालेंगे कि इसके नीचे जो लोग हैं, चिल्लर बिल्लर लोग, उनको एग्जाम कर दो, उनको क्या लगाएंगे GST, क्या भरेंगे वो, हटाओ, उनको एग्जाम कर दो. तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज होते रहती है टाइम टू टाइम. ये कौन रिकमेंड करेगा? काउंसिल. देन रेट्स काउंसिल डिटरमिन करता है, इंक्लूडिंग फ्लोर यानी बॉटम रेट्स, मिनिमम रेट्स, एंड बैंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स कि भाई हम इस रेट से इस रेट तक लगाएंगे. Then special rates or rates for the specified period to raise additional resources during the natural calamity or disasters. अगर कहीं नेचुरल कैलामिटी आती है, डिजास्टर आता है, तो उसके लिए एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए फिर स्पेशल रेट्स यानी स्पेशल सरचार्जेस, सेसेस ये लगाते हैं. तो वो भी कौन रिकमेंड करेगा? काउंसिल. ये सब काउंसिल के पावर्स है. Then special provisions with respect to states of Arunachal Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh, Uttarakhand, इनको स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्या बोलेंगे उसको इंसेंटिव्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही बैकवर्ड स्टेट्स है. यह इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं. तो वो भी काउंसिल रिकमेंड करेगा कि क्या प्रोविजंस वहां पे बनने चाहिए. एंड एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज ए काउंसिल में डिसाइड. जनरल पॉइंट लास्ट में जनरल पावर है, स्पेसिफिक प्लस जनरल. Then the council shall recommend the date on which the goods and service tax be levied on petroleum, crude, high-speed diesel oil, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel. यानी ऑयल इंडस्ट्री पे बेसिकली GST कब से लगाना है ये भी काउंसिल रिकमेंड करेगा, और जिसको लेके अभी काफ़ी हॉट डिबेट चल रहा है मार्केट में, क्योंकि देखो पेट्रोल वगैरह इतना महंगा हो चुका है, 80 रुपये टच हो गया है पर लीटर, और इसमें मोर देन 50% तो टैक्सेस होते हैं, एक्साइज, फिर स्टेट का वैट वगैरह यानी सेल्स टैक्स. तो इसको हटा करके इसको भी GST में कब लिया जाए ये रिकमेंड कौन करेगा? काउंसिल. और इतनी आसानी से इतनी जल्दी करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर GST में आ गया तो सेट ऑफ मिलने से क्या है कि रेट ऑफ पेट्रोल बहुत कम हो जाएगा. यानी गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है, अभी डबल टैक्सेशन होता है सब, तो वो हटने से टैक्स कम हो जाएगा ना. नुकसान किसका है? गवर्नमेंट का. फायदा किसका है? आप और मैं, पब्लिक. लो ये करेंगे नहीं वो इतनी आसानी से. Then while discharging the functions conferred by this article, the Goods and Services Council shall be guided by the need of harmonized structure of goods and service tax and for development of harmonized national market for goods and services. Recommendation है. 1/2 of the total number of members of the council shall constitute quorum at its meeting. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. कोरम क्या रहेगा? काउंसिल में मीटिंग्स होगी, मीटिंग में कोरम क्या रहेगा? हाफ. जितने मेंबर्स है उसमें आधे प्रेजेंट है तो कोरम है. फिर इसका प्रोसीजर और परफॉर्मेंस क्या कैसे रहेगा? तो उसमें लिखा है कि काउंसिल शैल डिटरमिन द प्रोसीजर इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस. कैसे काम करना है वो खुद डिसाइड करेंगे. देन एवरी डिसीजन कैसे लिया जाएगा? देखो, of the council shall be taken at a meeting by majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present and voting in accordance with following principles. 3/4 की मेजॉरिटी आनी चाहिए. जैसे अपन कंपनीज में कहते हैं ना स्पेशल रेजोल्यूशन, जैसे कंपनीज में स्पेशल रेजोल्यूशन रहता है, वैसे यहां पर भी स्पेशल रेजोल्यूशन है, मेजॉरिटी ऑफ 3/4 होना चाहिए. लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 3/4 सीधा नंबर वाइज नहीं देखेंगे, क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के तो 2 ही लोग हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जो यूनियन मिनिस्टर है चेयरमैन है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो एक मेंबर है. बाकी सब तो स्टेट्स वाले हैं. तो स्टेट गवर्नमेंट के इतने सारे लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ 2 लोग हैं, तो ये तो रेशियो कुछ जमेगा नहीं ना.
तो उन्होंने बोला है कि नहीं नहीं नहीं, वोटिंग सबको वन मेंबर वन वोट नहीं है यहाँ, इट इज नॉट वन मेंबर वन वोट, इट इज अ वेटेड वोटिंग प्रोसेस। तो वेटेड कैसे निकालना है, तो देखो, the vote of the central government shall have a weightage of 1/3 of the total votes. सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज 1/3 माना जाएगा। and the votes of all the state governments taken together shall have a weightage of 2/3 of the votes. तो वोटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट्स का 2/3 ऐसा माना जाएगा। फिर क्लॉज 10 कहता है कि नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल शैल बी इनवैलिड merely by reason of any vacancy or defect in the constitution of the council. सपोज के कोई दिन मिनिस्टर नहीं बैठा, ये नहीं आया, वो नहीं आया, वैकेंसी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटिंग्स चलते रहेंगे, काम होते रहेगा। या डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है फॉलो नहीं किया अपॉइंटमेंट के लिए, तो क्या उससे काउंसिल के डिसीजन सब इनवैलिड हो जाएंगे? नहीं। या फिर प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज ऑफ द काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज होती है, नोटिस बराबर टाइम पे नहीं पहुंचा, ये वो, लेकिन सब लोग आ गए थे, मीटिंग हुई, डिसीजंस बराबर हुए डिस्कशंस होने के बाद, मेरिट्स बराबर है केस के, तो फिर प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज जो है उसको इग्नोर किया जा सकता है। फिर 11 में लिखता है कि गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल शैल एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स or between the governments of India and any state or states on one side and one or more states on the other side. states के बीच में झगड़ा है, या सेंट्रल और स्टेट में झगड़ा है, या स्टेट्स में झगड़ा है, सिर्फ ओनली स्टेट्स में झगड़ा है, या सेंट्रल और स्टेट मिलाकर दूसरे स्टेट से झगड़ा है, या सेंट्रल और बाकी सारे स्टेट्स में झगड़ा है। तो ये झगड़ों को निपटाने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा। फिर देखो इलस्ट्रेशन दिया है। अब इलस्ट्रेशन वही है जो क्लॉज 9 में देखा अपन ने, वोटिंग पावर का डिवीजन 1/3 एंड 2/3, तो वो कैसे होता है वो देखो दिया इधर। इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 9 ऑफ द प्रपोज आर्टिकल 279A, प्रपोज है ना, अभी तो वो प्रपोज नहीं है, इट इज देयर, द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, members present in voting in favor of the proposal in the goods and services council shall be determined as under। देखो वेटेड वोटिंग कैसे होता है, तो WT is equal to WC plus WS, where WC is of central government and WS is of state government, और ये टोटल। तो देखो where WT is equal to WC plus WS and WS is equal to ये जो है, तो WSN है WST अपॉन SP इंटू SF। पढ़ लो फिर देखो कुछ समझ में आता क्या, नहीं आएगा तो मैं फिर आपको समझाऊंगा अपनी लैंग्वेज में। Where WT is equal to total weighted votes of all members in favor of resolution, WT is overall, सबका मिला के। WC is the weighted vote of the union, that is 1/3, 1/3, that is 33.33%. if the union is in favor and if the union is against it will be considered as 0। अगर फेवर में है तो सीधा 33 ले लेंगे, नहीं तो फिर 0 लेंगे। and WS यानी ये is equal to weighted votes of states, ये स्टेट का टोटल, तो स्टेट का कैसे निकालेंगे, देखो WST अपॉन SP इंटू SF, ये फॉर्मूला है। तो WST क्या है या SP क्या है, तो पहले SP दिया है, नंबर ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट इन वोटिंग, वो डिनोमिनेटर में लेंगे, प्रेजेंट इन वोटिंग, जो आए हैं और वोट कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे। WST इज वेटेड वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स प्रेजेंट इन वोटिंग, WST इज द नंबर ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट इन वोटिंग, दैट इज 2/3, ये 1/3 नहीं 2/3, दैट इज 66.67। तो न्यूमरेटर में WST जो है वो 66.67 लेने का है वेटेड, और SF जो है वो है नंबर ऑफ स्टेट्स वोटिंग इन फेवर ऑफ द प्रपोजल, वो इधर आएंगे SF। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? चलो ये फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ है वो मैं आपको समझाता हूं। इट्स वेरी सिंपल।
इट्स वेरी सिंपल। तो उसके नीचे जगह है, आप लिखेंगे जो मैं भी आपको लिख के दूंगा। वोटिंग एट GST काउंसिल। ओके, नाउ सी, सेंट्रल और स्टेट ऐसे मिला के है। वैसे तो सेंट्रल के मेंबर्स देखा जाए तो यूनियन मिनिस्टर भी रहता है और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहता है, 2 लोग मेंबर्स है, लेकिन वोटिंग जो है वो एक ही रहता है। तो सेंट्रल का एक वोट रहेगा और स्टेट्स के 29 वोट्स रहेंगे, हर स्टेट का एक वोट 29, टोटालिटी में अगर देखा जाए तो सेंट्रल का एक और स्टेट्स के 29। अब जो सेंट्रल का एक है तो वेट के हिसाब से इसका जो वेट दिया है वो है 1/3 एंड 2/3, यानी कि 33.33 एंड 66.67। करेक्ट, 33.33 इज टू 66.67 बराबर है। 1/3 यानी 33.33, 2/3 यानी 66.67, ये वेट है। कोई डाउट यहां तक नहीं आया ना? वेरी गुड। अब देखो, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये अपने को देखना पड़ता है। तो सेंटर का एक आदमी है, प्रेजेंट ऑब्वियसली रहेगा, और स्टेट के 29 है। अब स्टेट में क्या है कि हर कोई स्टेट प्रेजेंट हो मीटिंग में, ये जरूरी तो नहीं है, कभी कभी एब्सेंट भी रहेंगे। और अपने को जो वोटिंग का ये 2/3 जो देखना पड़ता है वो प्रेजेंट एंड वोटिंग का देखना है। टोटल कितने हैं उससे मतलब नहीं है, टोटल 29 है, लेकिन उसमें से आए कितने हैं वो अपन देखेंगे। तो मान लो कि एक मीटिंग में 22 लोग आए हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग 22 है। प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं? 22। इन फेवर कितने लोग वोट कर रहे हैं देखेंगे, हाउ मेनी ऑफ देम वोट इन फेवर। तो अगर ये सेंट्रल वाला है, एक ही वोट है, एक ही आदमी एक वोट, अगर ये फेवर में वोट करेगा तो उस एक वोट को 33% वोटिंग इन फेवर मान लेंगे, उसका वेट 33 है ना। तो अगर ये एक वोट फेवर में आया तो इसका इक्विवेलेंट कितना मान लेंगे? 33.33% फेवर में आया ऐसा मान लेंगे परसेंटेज वाइज। 75% चाहिए अपने को, है ना, रेजोल्यूशन पास करने के लिए 75 चाहिए, तो 33 मान लेंगे। और अगर ये वोट अगेंस्ट करेगा यानी फेवर में 0 आ गया, अगर वोट इन फेवर 0 है तो फिर इसको 0 मान लेंगे। सो 1 इज इक्वल टू 33, 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जो 22 लोग आए हैं, यहां आप समझने का है, 22 में से मान लो कि 18 लोग फेवर में वोट कर रहे हैं, 18 आर वोटिंग इन फेवर, तो इनका परसेंटेज कितना है वो कैसे निकालेंगे? 18/22 करो तो नॉर्मल परसेंटेज आ जाता है, लेकिन अपने को वैसा नहीं करना। अपने को कैसा करना है? देखो, एक पुराना मैथ्स का ये रूल था, ये जो 22 है इसका बराबरी क्या है? इसका बराबरी है 66.67%। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है इसको अपन 66 मानते हैं, करेक्ट। ऊपर बोला 2/3 इनका वोटिंग पावर 2/3 है, कितने का? 29 का नहीं, इसमें से जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका मिला के इतना माना जाता है 2/3। जो आए ही नहीं उनको क्या गिनेंगे? अगर पूरे 29 आते और वोट करते तो अपन 29 इज इक्वल टू 66 लेते। तो जितने भी वोटिंग कर रहे हैं उनके अंदर, जितने भी वोटिंग कर रहे हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, दे विल बी इक्वल टू 66.67 वेट के हिसाब से, 66.67 का वेट उनको देंगे। सो इफ 22 इज इक्वल टू 66.67 तो इसका इक्विवेलेंट 18 में कितना आएगा ये अपने को निकालना है। तो 18 इज इक्वल टू हाउ मच? सिंपल, तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? क्रॉस 18 इंटू 66.67 डिवाइडेड बाई 22। सिंपल फॉर्मूला, सालों पुराना, मैथ्स में देखे होंगे, सीपीटी में वगैरह वगैरह, है ना। तो अगर 22 का मतलब 66 है तो 18 का कितना ये निकालेंगे। तो 18 इंटू 66, 18 इंटू 66.67 डिवाइडेड बाई 22 तो आता है 54.54। तो ये आ गया 54.548
परसेंट, ये फेवर में आ गए। अब ये 33 और ये, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 87.878, ये WT टोटल आ गया। आए समझ में? इस तरह से करने का है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो क्या दिया रहेगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी ने क्या किया वो दिया रहेगा, और स्टेट में कितने आए थे और कितनों ने वोट फेवर में किया, ये दो फिगर्स दिए रहेंगे। तो ये दो फिगर्स है तो अपन निकाल सकते टोटल वोटिंग इन फेवर। बहुत सिंपल है। स्टेट्स के जितने भी लोग वोट कर रहे हैं उनको 66 मान लो, 66.67 वो उनका इक्विवेलेंट। फिर उसमें से फेवर में कितने लोगों ने किया वो देखो और उससे निकाल लो परसेंटेज। जितने भी फेवर में कर रहे हैं इंटू 66 डिवाइडेड बाई 22, निकल गया आपका। तो देखो ये वहां जो फॉर्मूला लिखा था ना SPSF और गॉड नोस क्या क्या, तो देखो ये स्टेट प्रेजेंट, SP यानी स्टेट्स प्रेजेंट कितने हैं, ये 22 इज SP। ये उनका वेट SWT, S वेट, स्टेट्स का वेट SWT, ये 66.67। और ये स्टेट इन फेवर SF, स्टेट इन फेवर, ये SF। फॉर्मूला क्या था देखो, SWT अपॉन SP इंटू SF, है ना, 66 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 18, वो आ गया ये। सिंपल। तो ये वोट्स इन फेवर और ये भी वोट्स इन फेवर ये फॉर्मूला बना, आ गया समझ में, वेरी सिंपल, गुड। फॉर्मूला भूल गए तो लॉजिक लगा के निकाल सकते हो, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी टू लेवी इनडायरेक्ट टैक्स वापस से दिया है, आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें शेड्यूल 7 फिर बनता है। और शेड्यूल 7 अपन ने पढ़ा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट बनते हैं। यूनियन में पावर ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो दोनों के, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। फिर शेड्यूल 7 एज अमेंडेड दिया है, तो देखो उसमें पूरा नहीं दिया है, 1 2 3 4 अपने काम का नहीं है, जो टैक्सेस वाले पोर्शन है वो अपने काम के है। तो उसमें देखो दिया है 83 कस्टम ड्यूटी लगाने का पावर है, ये अभी भी है, और कस्टम ड्यूटी अभी भी लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। फिर 84 में एक्साइज लगाने का पावर है, वो अभी भी है, एक्साइज लगाने का पावर अभी भी है, लेकिन ऑन रिस्ट्रिक्टेड गुड्स, दैट इज पेट्रोलियम, क्रूड, फिर हाई स्पीड डीजल ऑयल यानी जिसको डीजल बोलते हैं, मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी जो एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल यूज होता है, एंड टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। तो ये चीजों पे अभी भी क्या एक्साइज लग सकता है। फिर 92 था टैक्सेस ऑन सेल ऑन परचेज ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड एडवर्टीजमेंट्स, वो हट गया। फिर सर्विस 92C में सर्विस टैक्स था, वो हट गया, ये सब हटा दिए गए क्योंकि अब इनको रिप्लेस करके GST आ गया। और 97 है एनी अदर मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन 2 and 3 इंक्लूडिंग एनी टैक्स नॉट मेंशन इन ईदर ऑफ दोज लिस्ट्स। तो ये एक जनरल पावर रहता है पार्लियामेंट के पास कि अगर कोई मैटर ऐसा है जो 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट के पास है 1 के अंदर। इसको रेसिडुअल क्लॉज कहते हैं। तो ये अभी भी है, रेसिडुअल अभी भी है। क्या भरोसा कल चल के GST के बाद और कोई टैक्स लगाना चाहे गवर्नमेंट, वो भी लगा सकता है, ठीक है। फिर स्टेट लिस्ट में एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टेट एक्साइज। स्टेट एक्साइज भी देखो अभी भी है, और स्टेट एक्साइज किसके ऊपर लगेगा अभी, ऑन योर एल्कोहल, एल्कोहल पे, एल्कोहलिक, एल्कोहल एंड ड्रिंक्स यानी उसके गुड्स ऑफ एल्कोहल, उस पर स्टेट एक्साइज अभी भी लगता है, वो GST में कवर नहीं है।
फिर एक होता था टैक्सेस ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू अ लोकल एरिया फॉर कंजम्पशन, जिसको अपन ऑक्ट्रॉइक पहले कहते थे, आजकल उसको एलबीटी का नाम था, लोकल बॉडी टैक्स, वो हट गया, ये जीएसटी में जुड़ गया, इसलिए यहाँ से हट गया। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अभी भी है। देन टैक्सेस ऑन सेल ऑफ पेट्रोलियम क्रूड वगैरह वो अभी भी है, सेल के ऊपर सेल्स टैक्स, एज वेल एज ऑन लिकर एंड ऑल, एल्कोहलिक लिकर वगैरह, एल्कोहलिक लिकर पे भी सेल्स टैक्स भी लगता है। तो ये सेल्स टैक्स, ये एक्साइज है अल्कोहल पे, ये स्टेट का सेल्स टैक्स, दोनों लगता है। फिर रोड एंड पैसेंजर टैक्स अभी भी है, टोल टैक्स अभी भी है। फिर एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट के ऊपर वो अभी भी है, स्टैम्प ड्यूटी भी है, वो भी चलता रहेगा। तो ऐसा है। उसके बाद फिर कॉम्पनसेशन टू स्टेट फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स करके एक दिया है, इसको कॉम्पनसेशन कहते हैं। जो स्टेट्स को नुकसान होगा जीएसटी आने से, तो उनको भरपाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 5 साल तक देते रहेगा। तो वो एक पॉइंट है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल प्रोवाइड फॉर कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स, तो इसके लिए भी एक लॉ है, उसको कहते हैं कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। ये अपने को डिटेल में नहीं पढ़ने का। फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी फॉर अ पीरियड विच में एक्सटेंड टू 5 years, 5 साल तक उनकी मदद की जा सकती है। फिर ट्रांजिशनल प्रोविजन में दिया है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, any provision of any law relating to tax on goods and service tax or on both in force in any state immediately before the commencement of the act which is inconsistent with the provisions of the constitution as amended by this act shall continue to be in force until amended or repealed by the competent legislature or other competent authority or until the expiration of 1 year from such commencement whichever is earlier। अब ये क्या है कि स्टेट को चांस दिया है 1 साल तक जीएसटी रजीम में आने का। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो बदल गया, लेकिन स्टेट के जो पुराने लॉज थे अगर वो कंटिन्यू रखते हैं, और सबको अपने नए नए लॉज बनाने में टाइम लगेगा ना जीएसटी लॉज, तो जो पुराने लॉज है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, बट मैक्सिमम 1 year तक, 1 year तक वो लागू रहेंगे पुराने लॉज अगर है तो 1 year के अंदर अंदर उनको जीएसटी में आ जाने का है। तो ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम की नहीं है। देन पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, ये भी कोई काम का नहीं है, पढ़ने का भी नहीं है।